नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। अक्सर हम राजनीति की बात करते हैं। आज हमारे बीच में जो दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और एमएलए रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र सिंह राणा जी की। सर, पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाल ही में डीडीसी के चुनाव रहे हैं, पहले तो जो मुकम्मल हो चुके हैं। आपकी पार्टी गुपकार अलायंस का सबसे जो शीर्ष नेतृत्व कर रही थी। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है पर्सनली तौर पर, क्योंकि उनका मुख्य अलायंस जो बनाया गया वो बहाली 370 के लिए, उसके बाद आप सब असेंबली इलेक्शंस और जो इलेक्शंस अभी डीडीसी हुई उसमें आप चले गए। सर, पहले तो स्टैंड क्लियर कीजिए, एनसी का स्टैंड क्या है सर? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, उसका स्टैंड जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की एक तहरीक है और जम्मू कश्मीर की तारीख का वो हिस्सा है जिसे तारीख से मिटाया नहीं जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के लिए है, जम्मू कश्मीर की शनाख्त के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बका के लिए है और जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी, तरक्की और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत करने का जो है वो इनका मौक़िफ़ है हमारा। और हमारा मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी जो अपनी पहचान है वो कायम रहे और जम्मू कश्मीर के अवाम जो है उनका हक़ उनको महफूज रहे। जहाँ तक अलायंस और दूसरी बात है, ये ऊपर लेवल की बात है, लेकिन जहाँ तक डीडीसी इलेक्शंस का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 41% रहा और लोगों ने अपना एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बताकर एक बार फिर ये वाज़े कर दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर में जिसका झंडा लखनपुर से लेकर तुर्तुक तक कायम है और लहराता है। और हम ही एक ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर की जिसका काडर है और एक मजबूत काडर है। और डीडीसी इलेक्शंस में हमारे कोई भी सीनियर लीडर्स जो हम लोग हैं बाहर नहीं आए ग्राउंड पे, उसके बावजूद एक बेहतरीन रिज़ल्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया। और अगर आने वाला जो वक्त होगा वो बताएगा। और उन लोगों को जवाब मिला जो ये कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद नहीं है। उनको एक जवाब मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। सर, वाइस प्रेसिडेंट साहब आपकी पार्टी के हैं और उनका साफ तौर पे जब डीडीसी इलेक्शंस चुनाव जो खत्म हुए, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एक उनका ट्वीट आता है सामने, जिसमें वो अपनी पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर उस पर सवाल चिन्ह खड़ा करते हैं कि अपनी पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स जो जीते हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको वो अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लिए। सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इलेक्शंस के बाद काफ़ी हद तक हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आने लगी। डीडीसी की इलेक्शन जो करवाई गई वो बड़े एक निष्पक्ष तरीके से और एक अच्छे तरीके से करवाई गई हैं, जिसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलकर उनको मुबारक भी दी और उनसे कहा कि जमहूरियत का ये तकाजा है कि लोगों का जो मत है, क्योंकि जमहूरियत में लोग ही मंबा होते हैं सियासत का, और लोगों का जो मत है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, लोगों की जो मैंडेट है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ताकि जो आपने एक अच्छी इलेक्शन करवाई है, थर्ड टियर है ये पंचायत का। अब कुछ लोग इसको इसी को सब कुछ बताने लगे हैं, वो नहीं है, वो तो ये भी सभी जानते हैं कि थर्ड टियर है। अगर एक थर्ड टियर करवाया तो उसमें अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो तो डेमोक्रेटिकली जो है, जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक चलें, जहाँ जिसकी अक्सरियत है वो अपना चेयरमैन बनाए। अब चेयरमैन ज़िला परिषद के लिए अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को नुकसान दिला रहे हैं। और जो जमहूरी कवायद जिसे बड़े बेहतरीन तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया, उसको आप सबोटाज कर रहे हैं। हमने गवर्नर साहब से कहा, उन्होंने इस बात को कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर पे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें कोई हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद कुछ थोड़ी रोकथाम भी लगी गवर्नर साहब के उस आश्वासन के बाद। सर, अलायंस की बात करता हूँ, आप ही के अलायंस में एक पार्टनर रहे जो अभी आपकी अलायंस को छोड़ के जा चुके, लोन साहब की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, जहाँ तक PAGD का सवाल है, ना मैं कॉम्पिटेंट हूँ उसके बारे में बात करने के लिए। वो उसके बारे में बात जो है वो PAGD
के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी बात कर सकते हैं। मेरे से जहाँ तक आप बात करें, मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर सकता हूँ। PhD डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। सर 370-35 से डॉक्टर देवेंद्र रैना साहब जी का अगर मैं बात करूँ तो उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसकी बहाली, जो इसका अबॉर्शन किया गया उस पर लेकर और इसकी बहाली पे लेकर आपकी ओपिनियन, पर्सनल राय सर वो क्या है, लोग जानना चाहते हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका हक उनको मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम की जो शनाख्त है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग अपनी ज़मीन, अपनी नौकरी, अपनी हक, अपनी शनाख्त की बात करते हैं तो वो कोई गैर आइनी या गैर कानूनी या वो भारत के ख़िलाफ़ नहीं है। हम भारत का हिस्सा हैं, हम भारतीय हैं, और यही हकूक़ और भी राज्यों में हैं। 371 है, हिमाचल में ये कानून है। हम सिर्फ अपने जो हक हमें आइन में मिले हैं उनकी हिफाजत की बात करते हैं। हम अपनी शनाख्त, अपनी पहचान और हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके हक और अपनी ज़मीन का ये कह रहे हैं कि उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखा जाए जो रीजनल स्टेट सब्जेक्ट्स थे। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ की बात करें तो आपका जो क्षेत्र आता है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, आपको अमूमन तौर पे बहुत प्यार मिलता है आपकी जनता से, लेकिन सर देखा जाता है कि जम्मू के बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ नीचे क्यों जाता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 26 सीटें ली हैं जम्मू संभाग में, तो ग्राफ कहाँ नीचे हुआ? और जो 2014 की सुनामी आई, जिसे मोदी सुनामी कहते थे, तो उस सुनामी में भी जहाँ 2 सीटें हमने निकाली, और वो भी जम्मू से, और 1 सीट हमने पुंछ राजौरी से निकाली, टोटल 3 सीटें निकाली। और जो 2 सीटें हमने जम्मू से निकाली, तो जम्मू के प्लेन्स में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 2 सीटें निकाली, कांग्रेस भी सफाया हो गया था, इतनी बड़ी सुनामी थी। और उसके बावजूद 13 नशस्तें ऐसी थी जिन पे हम नंबर 2 थे। तो हम कैसे ख़त्म हो गए? वोट परसेंटेज का शेयर देख लीजिए। अब ये एक हवा बनाया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, हर इलेक्शन के पहले ये कहते हैं ख़त्म होगी, फिर जब निकल के आ जाती है तो फिर कहते हैं कि साहब ये निकल के आई। आगे भी ऊपर वाले ने चाहा, माँ वैष्णो की कृपा रही, जब इम्तहान की बारी आएगी, इम्तहान ले लीजिए, पता लग जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी है। और मुझे यकीन है एक साफ़ सुथरा जब इम्तहान जब भी होगा और लोगों का इम्तहान होगा, तो लोगों को आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्यार है। और लोगों ने देख लिया, जो वोट जा रहा है बीजेपी को, वो मोदी साहब के नाम पे जा रहा है। जम्मू में भी वो लोकल बीजेपी लीडरशिप के नाम पे नहीं जा रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। पंचायत की इलेक्शन होती है, और पंचायत की इलेक्शन में जो आबाई गांव हैं उनमें वो लोग हारते हैं जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता मानते हैं। जुगल किशोर जी हैं मेरे भाई, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो उनका आबाई गांव मेरी ही पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा में है, किशनपुर में, वो आबाई गांव की सीट हारे। अपने रविंद्र रैना जी हैं, उनका आबाई गांव नौशहरा है, वो नौशहरा की सीट हारे, आबाई गांव की सीट हारे। आबाई गांव और कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क है। वो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, लेकिन उनका आबाई गांव है। एक लीडर अपने गांव को नहीं जीत सकता हो तो वो फिर बड़ी बातें करे। ऐसे और भी हैं, आप शक्ति प्रहार देख लें, आप चौधरी साहब देख लें, अपने अपने गांव में हारे हैं। आबाई गांव की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी आज ये है कल दूसरी भी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने गांव में हारे हैं, जब एक पोलिंग स्टेशन, जो घर का पोलिंग स्टेशन होता है, अगर कोई आदमी नहीं जीतता है तो सियासत में उसको कहते हैं कि भैया पहले घर का पोलिंग स्टेशन जीत के आओ। तो आबाई गांव की सीट तो निकालें। फिर ये मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सीटें इनकी कुल मिला के 65 आई, और रविंद्र रैना मेरे भाई कह रहे थे कि अगली इलेक्शन होगी तो मुख्यमंत्री उनका होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इनके पास जादू की छड़ी होगी, मैं मानता हूं कि अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें हिस्सा लेती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा बनती है और लोगों ने अगर फैसला करना हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत से बाहर आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, अब आए चले जाइए, 6 बरस में जिस किस्म की कारकर्दगी भाजपा की रही है,
जम्मू कश्मीर के लीडरों की भाजपा का कार्यकर्ता भी आज की डेट में जो है उनसे खुश नहीं है। भाजपा का अपना कार्यकर्ता बड़ा मजबूत कार्यकर्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो छोले खा के 60-70 साल लड़ता रहा, लेकिन आज वो भी खुद समझता है कि उसको कमजोरी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा अपने रोल से बाहर निकल गई है। अब वो सिर्फ ये है कि साहब ये लंगे साहब हैं, ये कैंडिडेट आप लंगे हैं ना, शुभम लंगे, शुभ आपने कहा शुभम, आप शुभम लंगे हैं, आप ये शुभम लंगे हैं जी, ये कैंडिडेट हैं, ये मोदी साहब ने भेजे हैं। भैया उन 5 दी इलेक्शन है जी, मोदी साहब का ना तो कोई अपना भी दसो। जुगल किशोर जी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। 12 साल वो नगरोटा के एमएलए रहे, उसके बाद 5 साल एमपी हो गए, 3 साल और हो गए, 8 साल एमपी, 20 साल के बाद कोई बात नहीं, वो कहें कि मोदी साहब हमारे लीडर हैं, मोदी साहब राष्ट्र को चला रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताएं कि उन्होंने क्या किया। और अगर आबाई गांव नहीं बचा सके 22 साल के बाद, तो मैं समझता हूँ दिल्ली को भी ये सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। सर एक बयान था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का, जब 370 और 35 से हटाया गया, चाइना को लेकर कहा गया कि 335 से और 370 की बहाली के लिए हम चाइना की मदद लें, उसको भाजपा ने बड़े रंग तुर्क से तोड़फोड़ की। देखिए तोड़फोड़ की या नहीं की, चाइना के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या बयान दिया, कैसे दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो आपको फारूक अब्दुल्ला साहब से ही पूछना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा देश हित की बात करती रही, हम देश के हित की ही बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब भी हमेशा देश हित की बात। फारूक अब्दुल्ला साहब 35 और 370 की बहाली के लिए उन्होंने अलायंस बनाया है, वो सबको पता है, वो चाहते हैं कि इसकी बहाली फिर से करेंगे हम अपने पूरे खिताबे में। सर क्या रोड मैप है इसको बहाली के लिए, ये बता दें। मैं पीएचईडी के रोड मैप के बारे में कुछ नहीं जानता। ये पीएचईडी का जो रोड मैप है, या पीएचईडी जो है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब भी उस पर बात कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत छोटा सा एक अदना सा वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुझसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। सर जम्मू खितबे की बात करते हैं, और आमतौर पे यहाँ पे जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे मर्डर के, चाहे जब से यूटी में तब्दील हुआ है जी हमारा जम्मू, तब से मैं बात करूँ तो मर्डर की वारदातें देखने को मिल रही हैं, दिन दहाड़े चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। कल ही एक ऐसी वारदात सामने आई जो नानक नगर में एक महिला जो काम करती है बेचारी, उसके घर पर जो सोना है उसका चुरा के ले गई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जम्मू बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बहुत शरीफ लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बहुत ही सिंपल लोग हैं, पीस लविंग लोग हैं, और ख़ास तौर पे जम्मू संभाग के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ आपसी प्यार है। जम्मू संभाग ने हमेशा हर आदमी को मेहमान नवाजी और ख़ातिरी से अपनी बेहतरी की। यहाँ विस्थापित आए, कश्मीरी पंडित आए, उनको बसाया, 47 के विस्थापित आए, उनको बसाया, और भी जो आया उनको बसाया। जो माइग्रेंट कश्मीरी मुस्लिम्स भी यहाँ आए, उनको भी दिल खोल के यहाँ बसाया। और कितनी प्रोवोकेशंस भी हुई, लेकिन जम्मू के लोगों ने हमेशा सब्र से काम लिया। अब ये जो आप सुना रहे हैं कि वारदातें हो रही हैं, ये देखना चाहिए कौन लोग हैं। जम्मू के लोग तो नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता दूं कि ये वारदात करने वाले जो लोग हैं जम्मू के तो नहीं हैं, जम्मू के नहीं हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं, जम्मू वाले चोर नहीं हैं, जम्मू वाले डकैत नहीं हैं, जम्मू वाले छुरेबाज नहीं हैं। जम्मू के लोग जो हैं वो शरीफ लोग हैं, वो इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं। ये कौन लोग हैं, ये पुलिस को देखना चाहिए, कहाँ से आए ये लोग, और इनमें इतनी जुर्रत कैसे हो गई है पिछले कुछ दिनों में कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। ये पुलिस और इंतज़ामिया का सवाल है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जहाँ तक जम्मू के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं। आप जब देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जम्मू के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं। सर अभी आमतौर पर लोगों का जो मत है, और लोग आमतौर पर ये कह रहे हैं यूटी नहीं यूपी बन गया है, ऐसी वारदातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जम्मू के लोग कम और बाहरी लोग यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? वो तो जब 335A को मिटाया गया तो हमने पहले ही कहा था कि कश्मीर तक तो पहुँचते पहुँचते लोग, क्योंकि जम्मू में बहुत लोग खुश हो गए थे कि कश्मीर जो है अब उसमें बड़ी डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो हमने उस वक्त भी कहा था। और आज भी मेरा ये मानना है कि लोग कश्मीर की तरफ इतना रुजू नहीं करेंगे, जम्मू वाले नहीं जाते कश्मीर, तो जो भी होगा जम्मू में ही होगा, जम्मू के ही लोग यहाँ जम्मू में ही बसेंगे। जम्मू एक अच्छा शहर है, पीस लविंग लोग हैं, आएंगे लोग, बसेंगे यहाँ, कारोबार भी करेंगे अपने जीवनी। तो आप कह रहे हैं आपके बयानी यूटी यूपी बन गया है, तो अब ये इसका शक्ल तो बदलेगी।
अगर कुछ बदलेगा तो जम्मू का बदलेगा। मुझे सिर्फ ये है कि जो हमारा डोगरा इतिहास है, डोगरा कल्चर है, वो बच जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही डोगरी बोलने वाले ख़त्म हो गए। अगर डोगरी तहजीब, डोगरी तरीका, डोगरी हमारा लिबास, डोगरी हमारी ज़ुबान, डोगरी हमारा तौर तरीका व्यवहार का भी बदल जाएगा, तो फिर ऐसा ना हो कोई दिन आ जाए कि ये ढूंढना पड़े, एक लिखा जाए देयर यूज्ड टू बी डोगरास। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोगरास जो हैं बड़े शान आन बान से, ये हमारा स्टेट है, हमने बनाया है, ये डोगरास ने स्टेट बनाया है। यहाँ जो तिब्बत तक महाराज साहब ने राज बनाया, गिलगित, हुंजा और बाल्टिस्तान तक हमारा झंडा है, ये डोगरों का झंडा है। तो हमने डोगरा को प्रिजर्व करना है, ये हमारी ड्यूटी है। और अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो डोगरा पहचान को ख़त्म कर देंगे, आपने कहा यूटी को यूपी बना रहे हैं, तो फिर हमें रोकना पड़ेगा। हमें अपनी पहचान तो बचानी। हम भारत का हिस्सा हैं, हम डोगरे भी हैं। हम भारत का हिस्सा हैं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले भी हैं। हम भारत का हिस्सा हैं, हमारी अपनी पहचान है। भारत की खूबसूरती ही ये है कि उसके अलग अलग रंग के लोग इकट्ठे होते हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई डोगरी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई मराठी बोलता है। मराठा कहता है मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, मैं मराठा हूँ। मुझे भी गर्व है, मैं भारतीय हूँ, मैं डोगरा हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, डिलिमिटेशन प्रोसेस बड़ा चर्चित है। देवेंद्र राणा साहब की पर्सनल राय क्या है, और भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जैसे ही होगा चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा, इस पे आप क्या कहते हैं? कानूनी तौर पे ये 2026 तक हो नहीं सकती इस डील में, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में उन्होंने फैसला किया कि ये डिलिमिटेशन करवानी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, हर एक को अपना हक मिलना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा एतराज़ है कि भाजपा के लोग जो बाज़ारों में और सड़कों और गलियों में रोज़ ये कहते हैं कि साहब ये तोड़ देंगे, वो अच्छा नहीं लगता। जो तोड़ना तोड़ दीजिए, जो जोड़ना जोड़ दीजिए, जिसको रिजर्व करना कर दीजिए। बार बार नशर करना बाजार में, आप क्रेडिबिलिटी, वो जो जस्टिस साहिबा आ रही हैं जो अभी तक पहुंची नहीं हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। आप रोज़ भाजपा की स्टेटमेंट देते हैं, देखते हैं कि हम तोड़ रहे हैं, हम सीटें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी ही राय चलेगी, जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता हैं उनकी ही राय चलेगी। वो हम ये समझ चुके हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो शायद इनकी ही राय से चले, शायद, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता चलेगी, क्योंकि कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के एक जज उसको हेड करें। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी को रखते हुए माननीय जज साहिबा जो हैं वो एक फ़ैसला करेंगे, और जो फैसला करेंगे करें, उस पर एतराज़ होगा, तरीका है वो तरीका। हाँ, अगर इन्होंने कोई ये कहते हैं कि हमने डिलिमिटेशन का बना लिया है खाका, बहुत अच्छे, लेकिन उस खाके को अमली जामा तो जो है वो पहनाने के लिए वो इनके अनाउंसमेंट से तो नहीं होना ना, ठप्पा तो किसी और का लगना है ना। अगर उन्होंने बना लिया है तो जिसको SC करना, जिसको ST करना, जिसको तोड़ना, जिसको जोड़ना कर लें। लेकिन एक बात याद रखना, जितना मर्जी जोड़ें, जितना मर्जी तोड़ें, आखिर फैसला लोगों ने करना। आज करें, कल करें। लोग जो हैं उनको थर्मामीटर लगा दीजिए। आज थर्मामीटर जो है मुझे नहीं लगता कहीं बीजेपी दिखा रहा है जम्मू में। हाँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो तो वो कोई और बात, लेकिन ये इलेक्शन जो है इसमें मुझे कोई थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, क्योंकि हो सकता है, लेकिन मैं सड़क से जुड़ा हूँ, रोज़ सड़क पे होता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कोई पारा को ठीक दिख नहीं रहा। और अदरवाइज क्यों ये 65 सीटें ही क्यों लेते हैं, इनको चाहिए था, ये तो इसको स्वीप करना चाहते थे। राणा साहब से आखिर में एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो सवाल जो पूछने वाला हूँ, जो युवाओं से जुड़ा हुआ है। 4G का मुद्दा पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लंबित किया जा रहा है। न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव्स निकाली जा रही हैं, बच्चों के लिए 350 रुपया फीस रखी जा रही है, पोस्टें इतनी रखी जा रही हैं, 2-2, 3-3 वैकेंसीज़ हैं, और बच्चों को पढ़ने के लिए सहूलतें ही नहीं है। पढ़ेंगे कैसे सर? इसको आप कैसे देखते हैं? आपने एक ही सवाल में बहुत तेरे सवाल पूछ लिए। नौजवानों का मुद्दा जो है वो बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयबिलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट का ये मंजर है कि पिछले 6 साल से कोई रिक्रूटमेंट सरकार ने नहीं की। कोई आपने कहा 50,000, किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा 1.5 लाख। 6 साल, एक जनरेशन शायद जो है वो ओवरेज हो जाएगी जी। मतलब आपने उनको नकारा कर दिया कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 साल आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सके। एक तो वो बहुत सीरियस इशू है।
उसके लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस 6 साल में कई लोग रिटायर भी हुए होंगे, तो पोस्टें भी बनी, उनको किसने भरा वो भी देखना चाहिए, नहीं भरेंगे। दूसरी अनएम्प्लॉयबिलिटी ये होती है कि मेरे पास वो स्किल सेट ही नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, मेरे पास वो स्किल सेट ही नहीं है कि मैं अपना रोज़गार कमा सकूँ। तो मुझे स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया वो कुछ नहीं। आपको मेरी शक्ल पसंद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने एक पॉलिसी दी स्क्यूपी, शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर पॉलिसी फॉर द यूथ। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, उसमें DECC बने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने, हमने डेटा कलेक्ट किया। आज की डेट में तो इनके पास डेटा ही नहीं है। कौन सा ऑथेंटिक डेटा है जम्मू कश्मीर की सरकार के पास आज की डेट में? कितने लोग अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, क्योंकि डेटा कलेक्ट नहीं हुआ। अगर है तो ऑथेंटिक डेटा नहीं है। हमने पहले डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके उसका समाधान क्या है, रेमेडीज़ क्या है, उसका एक रोड मैप बनाया। वो रोड मैप आपको नाम नहीं पसंद था, आप उसको चेंज कर लेते, कोई और नाम रख लेते और उसको चलाते। कम से कम कोई, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की, मुझे कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी जैकेट मुझे पसंद आई, मैं ख़रीद नहीं सकता, लेकिन मैं ये उम्मीद तो कर सकता हूँ कि भाई इस जैकेट को सीखूँ, कोई इस जैसी चीज़ बन जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। आपने उसको नकार दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स बने, गवर्नमेंट की लागत से बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, हर एक ज़िला में बने, उनको आज ताले लगे हुए हैं। वो वन स्टॉप शॉप होना था। तो मेरा ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत सीरियस इशू है, अनएम्प्लॉयबिलिटी बड़ा सीरियस इशू है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपने किया 4G का। अब मुझे ये बताइए, आप कहते हैं क्लासेस ऑनलाइन जी, विदाउट 4G, आप कहते हैं एग्जाम्स ऑनलाइन विदाउट 4G, आप कहते हैं कोविड वैक्सीन ऐप थ्रू ऑनलाइन जी, नो 4G। आप कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अपना कारोबार, वर्क फ्रॉम होम, नो 4G। आप मुझे बताइए कि हर तरफ से 4G बंद करने की वजह से आपने हर शोबे को अफेक्ट किया और हर शोबा आज की डेट में अफेक्टेड है। अब आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है। देखिए, सिक्योरिटी के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, लेकिन जहाँ कोई सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ रखिए। अब मुझे बताइए, इस वक्त जम्मू में अगर 4G चलता है तो क्या हर जगह उधमपुर में चल रहा है? तो मुझे बताइए, सांबा में कौन सा कंसर्न है, कठुआ में कौन सा कंसर्न है? आपने इतनी बड़ी इलेक्शन कराई, सारे जम्मू कश्मीर में आपने इलेक्शन कराई, तो 4G भी दे दीजिए। आप कह रहे हैं हमने एक न्यू लीडरशिप खड़ी करनी, पुरानी ख़त्म कर देनी है, तो पुरानी ख़त्म हो गई, आपने कर दी खड़ी, 280 आदमी खड़े कर दिए, वही न्यू लीडरशिप आप कहते हैं, आपके बयानी। तो अगर आपके 280 लीडरशिप है, उनको ही 4G, उनके ही लिए 4G दे दीजिए। आपने उनकी इलेक्शन करवाई, तो कुछ ना कुछ करिए जिससे कि 4G बहाल हो। स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स हैं, टेली मेडिसिन पे डील करते हैं, रिसर्च में डील करते हैं, आज की डेट में हेल्थ सर्विसेज को वो प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो 4G को फौरी तौर पे करना चाहिए। और गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं, बड़े समझदार और बड़े ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, सियासतदान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, समझदार हैं। उन्होंने वादा किया है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसमें पेशरफ ज़रूर होगी। वो दिल्ली को कन्विंस करेंगे कि किसी न किसी तरीके से 4G हो जाए। तीसरा मुद्दा जो है वो है डेली वेजेस का। मेरे ख्याल जितनी किताबें डेली वेजेस पे लिखी गई, शायद किसी और सब्जेक्ट पे नहीं लिखी। अब चाहिए कि उनको भी कुछ करें, उनका करें, हर कहता करने को तैयार। आपने डेली वेजर की बात करी, एक यहाँ पे मैं सवाल जोड़ना चाहता हूँ। भाजपा का आमतौर पे यही कहना है कि ये पिछली सरकारों का बोझ है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है उतार रहे हैं अपने उस कंधों से। इस पे आप क्या कहेंगे? वो ठीक कहते हैं कि हमारा बोझ है, वो तो हमारा तो बोझ है। वो कहते हैं कि 70 साल का बोझ है इनका। चलिए ठीक है, लोगों ने उस बोझ को देखा, जब हमारे बोझ को समझा कि बोझ जो है वो ठीक नहीं है, उन्होंने हमें नकार के बाहर फेंक दिया। यही जमहूरियत है। किक्ड अस आउट, उन्होंने कहा गेट आउट, जाइए। लोगों के पास पावर है, लोग किसी को भी गेट आउट कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज़ परमानेंट है। लोगों ने हमें कहा भाई जाइए, दफ़ा हो जाइए। लोगों को, लोग मालिक हैं, हम लोगों के ताबेदार, उन्होंने कर दिया। पर ऐसा ना हो ये 6 साल का बोझ उस 70 साल के बोझ से ज़्यादा बन जाए। उनको कहिए वो 70 साल का ठीक है,
वो बार बार कहते हैं वो 70 साल 70 साल 70 साल 70 साल हो गया जी, लोगों ने कर दिया। वो कहते हैं ख़त्म हो जाएंगे, हो गए जी। मैं कहता हूँ जी हो गए। वो कहते हैं जी ख़त्म कर देने, मैं कहता हूँ कर दिए, चलो जी। वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई जी, चलो जी। वो कहते हैं जी सारा कोई ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म जी, नौकरी तो दे दो, सब कोई ख़त्म। नालायक, बिल्कुल नालायक, सब हम नालायक। 6 साल आपने हुकूमत की, 7वां साल लग गया, कम से कम लोगों को रोज़गार दे दो। हमने डेली वेजरों का बोझ आपको दिया, हम नालायक थे, हम ही नालायक थे। हमने लगाए, गलत लगाए। वो कहते हैं गलत लगाए, लगाने वाले भी गलत है। ठीक है जी, लगाए तो फिर उनसे उनका कोई हल निकाल दीजिए, कोई हल आप निकाल दीजिए। 7 साल हो गया आपको भी। अब वो कह रहे हैं कि 70 साल, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 70 साल का जो हमारा कसूर वो कहते हैं उसको रिपेयर करने में क्या ये चाहते हैं कि 70 साल के बाद शुरू करना काम? मतलब 7 साल में नहीं किया तो 70 साल में करेंगे। बता दें कि भैया 70 साल का जो बोझ है उसको संभालते संभालते हम करेंगे। चलिए, पानी तो देना है लोगों को, वो भी काम बंद हो गया। बिजली देनी है, वो भी काम बंद। तार लेने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, कोई आदमी बोलता नहीं है। तो इसलिए इनको कहिए सिस्टम को चलाएं। यही हाल पानी का है, यही बिजली का है, यही सड़क का है, इनको कहिए काम चलाएं। हमने जो किया ये बड़े काबिल है। मैं ये क्यों बार बार कहते हैं 70 साल? मैं कहता हूं हम नालायक थे, मैं कहता हूं हम नकारा थे, मैं कहता हूं हम सबसे ज्यादा नकम्मे थे। लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया, इनको लाया। अब ये करें ना, कुछ करें, ऐसा करें कि लोग हमें खुद ही दफन कर दें। ये क्यों रोज दफन कर रहे हैं? ये दफन करते हैं, फिर रिजल्ट में हम बाहर आ जाते हैं। ये कहते हैं ये दफन हो गए, रिजल्ट निकलता हम बाहर आ जाते हैं। तो इनको कहो कि भैया तुम कुछ ऐसा करो कि लोग ही दफन करें, तुम रोज दफन करते। रोज ये कहते हैं ये दफन हो गए, ये दफन हो गए, ये दफन हो गए, ये डाइनेस्ट, पता नहीं पाइनेस्ट, क्या 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 कहते हैं। इनको मशवरा कि भैया हम जो है सो है, खत्म हो गए ना। जब खत्म ही हो गए फिर बार बार हमें क्यों जगाते हो? मतलब अगर मैं दफन ही हो गया, मेरी कब्र बन गई, कब्र पे मेरा वो लग गया है, आप कहते हैं लग गया है, वो बोर्ड लग गया, उसमें लिख दिया देवेंद्र सिंह राणा एक्सपायर्ड फलाना फलाना डेट। तो रोज आके कहते हो ये कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र में बैठ लेटा हुआ है, और गया वो लेट गया, खत्म हो गया। अब उसमें अंदर पता नहीं पिंजर बन गए हैं, क्या बन गए हैं। उनको कहो आप तो जिंदा है, हयात है, तो उस कब्र को भूल जाओ। कुछ ऐसा करो कि यहाँ बाग बने। हमने कब्रिस्तान बनाया, आप बाग खिलाइए। तो हम तो चाहते हैं लोगों को नौकरी दीजिए। मैं ताड़ी बजाऊंगा, मैं वो आदमी हूँ अच्छे काम की मैं सराहना करूंगा, चाहे कोई भी करे। लोगों को कल नौकरी में हम सराहना करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, अभी उसका फाइन प्रिंट आया नहीं है, पता नहीं वो क्या है, लेकिन अगर आई है, अगर उससे कोई तरक्की होती है हम सराहना करेंगे। हम पॉजिटिव, मैंने आपके सामने गवर्नर की तारीफ़ की, क्योंकि गवर्नर जो नए आए हैं वो लोगों तो मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि लोगों की बेहतरी में कोई रुकावट ना हो। हम पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं। इनको भी कहिए कोई रोल प्ले करें। हाँ, ये आज आके पाकिस्तान दिखाते हैं। पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ डील कर रहा है। जिस दिन पाकिस्तान मेरे भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, उस दिन हम सब चलेंगे पाकिस्तान को हराने, जीतने नहीं देंगे। उनको कहिए आप फिक्र ना करें। इस वक्त नौकरी दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, बस इतना कह रहे हैं, और तो कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है असेंबली इलेक्शन अगर आएंगे तो उस चुनावी जंग में कूदने के लिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जमहूरियत को यहाँ मजबूत किया। क्या होगा क्या नहीं होगा ये फैसला वर्किंग कमेटी करती है। ये फारूक अब्दुल्ला ने फैसला करना है कि क्या करना है। लेकिन जो भी इकदाम उठाए, हमने जमहूरियत को हमेशा मजबूत करने की कोशिश की। हमारी ये कोशिश है कि जमहूरियत मजबूत हो, भारत का आइन मजबूत हो, और जो आइनी शराइत हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर और भारत जो है वो मजबूत हों। और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि जमहूरियत मजबूत हो, लोगों का हक उनको मिले। इलेक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है ये वर्किंग कमेटी के फैसले, और ये कबले वक्त होगा इस वक्त बात करना असेंबली इलेक्शन को। मुझे कहीं दिख नहीं रही असेंबली इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय अपना हमें दिया। थैंक यू लंगे। ये थे हमारे बीच में देवेंद्र सिंह राणा जी, जिन्होंने तमाम राजनीति की बात चर्चा हमारे साथ करी, और आज की खास बातचीत हमारी इन्हीं के साथ ही। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डॉट टू डस्ट चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।